तो हेडिंग डाल लो वेक्टर्स। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर्स के बारे में हम लोग लिख लेंगे। वेक्टर इज ए इन इन मैथमेटिक्स वेक्टर इज एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। कोई सा भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेक्टर बोल देंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, वैसे तो तीन है, लेकिन हमें जो पढ़ना होता है टिल ट्वेल्थ, दैट आर वेक्टर स्केलर, ठीक है। एक थर्ड जो क्वांटिटी होता है टेंसर क्वांटिटी होता है, वो हम लोगों को टिल ट्वेल्थ नहीं पढ़ना होता, एटलीस्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर्स के बारे में देखेंगे क्या होता है, एंड देन फिर स्केलर्स के बारे में देखेंगे। तो वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स आर physical quantities having both magnitude and direction, having both magnitude and direction, and can be manipulated and can be manipulated by certain specific rules of vector addition। तो यहां पे तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कि मैग्नीट्यूड हो, दूसरा डायरेक्शन हो, ठीक है, एंड उसके साथ ही साथ वेक्टर एडिशन का भी रूल को वो फॉलो करे। अगर मान लो अपने पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या बोला जाए कि जिसमें अपने पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे स्केलर्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज, scalars are physical quantities having only magnitude। स्केलर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये करने के बाद फिर अपने पास नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर का अगर बात करें तो सबसे पहले आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर whose magnitude a vector whose magnitude is zero, that is having same initial and terminal point, that is having same initial and terminal point is called as
जीरो वेक्टर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो के ऊपर में वेक्टर का साइन। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है यूनिट वेक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, सब कुछ एज इट इज, देखो पूरा एज इट इज कॉपी कर लूंगा मैं, इसका पूरा का पूरा पार्ट जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूं, रुक जाओ, ताकि ना जस्ट टू शो कि डेफिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ये कॉपी करके इसको अभी हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं एंड इधर पेस्ट। ठीक है, तो अब अपने पास अगर यूनिट वेक्टर का बात कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने यहां पे क्या लिखा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो ऑब्वियस सी बात है सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट नहीं होगा, इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। और वो किससे रिप्रेजेंट होता है, यूनिट वेक्टर के ऊपर में हमेशा एक ऐसा एरो टाइप का, ऊपर की तरफ एरो टाइप का रहता है, जिसको हम लोग कैप बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, इस वेक्टर के दो पार्ट होंगे, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक होगा उसका डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन बताता है ना, ये कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ये क्या बता रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो मेन पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज टू गिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब यह है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमें उस वेक्टर का क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। नोट कर लो, ये पूरा का पूरा नोट कर लो, नोट हो जाए तो चैट बॉक्स। नेक्स्ट जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट जो वेक्टर आता है दैट इज, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। टाइप्स ऑफ वेक्टर में थर्ड वेक्टर जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल two vectors are said to be equal if they have same magnitude, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब हम लोग अगर एक अपने पास वेक्टर है फोर्स का, ठीक है, फोर्स मतलब जिसका एसआई यूनिट है न्यूटन, और एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, तो उनका कंपैरिजन ही नहीं होगा पहली बात। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इक्वालिटी के बारे में तब बात करते हैं हम लोग जब फिजिकल क्वांटिटी सेम रहता है। नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्री वेक्टर्स। ये सब थ्योरी जानते हो, आज आज का जो चलने वाला है वो मोस्टली थ्योरी है। ठीक है, तो जहां पे समझने वाला पार्ट आएगा ना, वहां पे मैं बोल दूंगा कि अभी मत नोट करो, अभी समझ मतलब अभी ध्यान से बस सुनो। ठीक है, बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसको नोट करते चले जाओ।
तो नेक्स्ट है फ्री वेक्टर्स। तो फ्री देखो, दो टाइप का वेक्टर आएगा, एक फ्री आएगा और एक लोकलाइज्ड आएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बताता हूं कि दोज वेक्टर्स which when transformed into space from one point to another from one point to another without affecting their magnitude and direction, and if they produce same physical effect, then they are called as free vector. फॉर एग्जाम्पल फोर्स का ही देख लो, सॉरी फोर्स बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट देख लो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो एक ऐसा वेक्टर है कि जैसे अगर मान लो मैंने अभी यहां से ये वेक्टर लिया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये अभी जितना अमाउंट ऑफ वर्क मुझे यहां से यहां जाने में लगेगा ना, वही सेम अमाउंट ऑफ वर्क मुझे अगर मैं डायरेक्शन को सेम रखूं और मैग्नीट्यूड को सेम रखूं और मैं इसको यहां पे ट्रांसलेट कर लूं, देखो ये जो बोला ना विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, इसका मतलब पैरेलल शिफ्टिंग। फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे किसी भी चीज में फर्क नहीं पड़ेगा। दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज फ्री वेक्टर्स। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया कि हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट का था, अब हम लोगों ने इसको उठा के सेम स्पेस में हमने इसको यहां से यहां पुट कर दिया, तो इसका जो इफेक्ट होगा ना, सिंस की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो इसका जो इफेक्ट यहां पे होगा और यहां पे होगा वो अनचेंज रह जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर। वही चीज फिफ्थ पॉइंट पे जो आता है दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर्स, तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? दोज वेक्टर्स which when transformed into the space from one point to another without affecting their magnitude and direction, but the physical effect produced by them changes। मतलब इसमें ये बोलना चाह रहा है कि हमने क्या किया है, हमने एक वेक्टर लिया, ठीक है,
उस वेक्टर को फिजिकल मतलब उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया सेम वेक्टर को, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या हो रहा है, इस केस में उसका फिजिकल इफेक्ट जो है वो चेंज कर जा रहा है, तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। सच वेक्टर्स विल बी कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा इसका एग्जांपल है। लेट्स से कि एक अपने पास रॉड है, ठीक है, एक अपने पास रॉड है दैट इज हिंज्ड, यहां पे ये हिंज्ड है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन जो मुझे मिलेगा सेम फोर्स है एफ, ठीक है। और वही सेम फोर्स को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे लगाऊंगा तो जो मुझे अमाउंट ऑफ रोटेशन मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। एंड जब मैं सेम फोर्स को यहां पे लगाऊंगा तो मुझे जो अमाउंट ऑफ रोटेशन मिलेगा वो जीरो मिलेगा, ठीक है। बिकॉज हिंज के अबाउट तुम कितना भी फोर्स लगा लो ये मूव नहीं करेगा, है ना। तो देख सकते हो कि पैरेलली जैसे जैसे हमने वेक्टर को शिफ्ट किया वैसे वैसे इसका जो इफेक्ट है वो चेंज होता चला गया। तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर्स, कि जिनका पैरेलली शिफ्ट करने पे इफेक्ट चेंज हो जाए। नोट कर लो। देयर आर देयर आर टू डिस्टिंक्ट unit vectors there are two distinct unit vectors in space perpendicular to a plane, ठीक है। but for a line but for a line in space there are infinitely many perpendicular unit vectors, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैंने एक प्लेन लिया तो सभी कोई ना अपने अपने कॉपी से एक पेज निकाल लो, ठीक है। इट विल हेल्प टू विजुअलाइज, जो भी रफ नोटबुक होगा उससे एक पेज निकाल लो तो वो हेल्प करेगा तुम्हें विजुअलाइज करने में। तो देखो अभी क्या है कि जैसे ये तुम्हारा लेट से कि ये तुम्हारा एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर है। इसमें इसमें तुम अपने पेन को परपेंडिकुलरली रखोगे तो एक जो वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, ठीक है। या फिर अपना जो भी तुम लोगों का डेस्क है उस डेस्क को एज अ प्लेन समझो, ठीक है। तो उस प्लेन के ऊपर तुम अगर अपने पेन को रखते हो तो दैट विल बी एक परपेंडिकुलर। और सेम चीज जो है, सेम चीज हम लोग उस डेस्क के बॉटम पार्ट को भी ले सकते हैं और जो उस केस में जो बनेगा वेक्टर वो इस तरीके से बनेगा वेक्टर, ठीक है। तो दो वेक्टर्स अपने पास आ रहे हैं विथ सेम डायरेक्शन और इसके बाद जो रहेगा ना, इसके बाद सारे इसके पैरेलल वाले रहेंगे। मतलब सेम वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, सेम वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा बिकॉज हम लोग किसका बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर का ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक हम लोग लाइन का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी तुम्हारा पेन हो या पेंसिल हो जिससे तुम लोग अभी लिख रहे हो तो उसमें एक दूसरा पेन को उसके ऊपर डाल लो, ठीक है। तो बोथ द पेन विल बी परपेंडिकुलर। और जो सेकेंड पेन है ना उसको तुम सिंपली बस रोटेट करा दो। कैसा, एक ऐसा इमेजिन करो कि ये एक परपेंडिकुलर है और इस परपेंडिकुलर को मैं ऐसे सर्कल में घुमा दूं, इस सर्कल में घुमा दूं। तो अगर मैंने इस सर्कल में इस परपेंडिकुलर को घुमा दिया तो हर बार मुझे एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज यहां बोल के है कि फॉर अ लाइन इन स्पेस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बट प्लेन के केस में सिर्फ दो ही मिलेगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इसको नोट कर लेना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना।
सिक्स्थ में अपने पास आएगा कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर में क्या रहेगा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, two vectors are said to be collinear if their directed line segment if their directed line segment are parallel, disregard to their direction, disregard to their direction। मतलब अपने पास दो वेक्टर है, तो या तो दोनों इस तरीके से होंगे या तो दोनों इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो डिसरिगार्ड टू देयर डायरेक्शन, दोनों पैरेलल है, तो अगर दोनों पैरेलल है तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोलिनियर वेक्टर। तो अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में अगर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइक कोलिनियर, और इसको हम लोग बोल देते हैं अनलाइक कोलिनियर। ठीक है, नोट कर लो इसको। और कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। तो इसको नोट करने के बाद पॉइंट है, इसको लिख लेना। फॉर एनी टू कोलिनियर वेक्टर्स A vector and B vector, we can write for any two collinear vectors A vector and B vector, we can write A vector equals to lambda B vector। ठीक है, A vector equals to lambda B vector, बिकॉज अब इमेजिन करो कि जैसे इसका डायरेक्शन जो है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है और बी वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरफ जा रहा है। अब दोनों में सिर्फ फर्क क्या होगा, दोनों में सिर्फ फर्क होगा तो मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो लैम्डा जो है, लैम्डा विल एडजस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, कैसे, ये देखो, ए वेक्टर विल बी क्या, ए वेक्टर विल बी, अपने पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए कैप। ठीक है, और सिमिलरली तो ए कैप क्या हो गया, ए कैप विल बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। एंड इसी तरीके से हम लोग बी कैप भी लिख सकते हैं, बी कैप क्या हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और अब ये दोनों सेम, मतलब ए कैप और बी कैप सेम हो जाएगा, बिकॉज ए कैप भी यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में और बी कैप भी यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड दिस इज व्हाट, दिस विल बी लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग ए वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर लिख सकते हैं, कब, जब दोनों वेक्टर कोलिनियर हो। और देखो, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 होता है तो दोनों लाइक वेक्टर्स होंगे, लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन, और लैम्डा अगर लेस देन 0 होता है तो दोनों अनलाइक वेक्टर्स होंगे। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर इसी में सेकंड पॉइंट जो रहेगा, सेकंड पॉइंट विल बी if A vector and B vector are two non-zero
नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, if a vector and b vector are two non-zero non-collinear vectors, then xa vector plus yb vector equal to 0, where x and y are scalars, where x and y are scalars, and x will be equal to 0 and y will be equal to 0. तो ये ध्यान रखना कि अगर अपने पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो दोनों नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों ना ही जीरो हो रहा है ना ही पैरेलल है, और अगर अपने पास ये गिवन है देन एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, देन यहां पे एंड ना लेके देन लिख लो, देन x will be equal to 0 and y will be equal to 0 साइमल्टेनियसली, एक साथ. ठीक है, कैसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, लेट्स सपोज कि x इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, प्रूफ, सपोज कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स ए वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वाई बी वेक्टर, और a वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स बी वेक्टर. माइनस वाई बाई एक्स को हाउ कैन वी राइट इट, वी कैन राइट इट एज लैम्डा बी वेक्टर. तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इज इंप्लाइंग कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और ये क्या कर रहा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग. ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस विल इंप्लाई x मस्ट बी 0, एंड सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग लेके हम लोग y इक्वल टू 0 भी प्रूफ कर सकते हैं. सो नोट कर लेना. और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर vectors, two non-zero non-collinear vectors are called as linearly linearly independent. ठीक है, whereas two non-zero collinear vectors are called as linearly dependent. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कोलिनियर रहेगा, और बाद में ना एक चीज और बोला जाएगा दैट इज कोप्लेनर. ठीक है, तो अगर वेक्टर्स कोलिनियर होता है या कोप्लेनर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट. अभी नहीं, लेकिन यहां से ही मैं आदत दिला देता हूं, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, या फिर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर जो रहेगा उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट. नोट कर लेना. तो ये सब टर्म अगर कहीं पे यूज होता है तो हम लोग फेमिलियर होने चाहिए, और इसको अंडरलाइन भी कर लेना, क्योंकि बहुत जगहों पे इन टर्म्स का यूटिलाइजेशन आएगा. लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट. तो अगर दो, एक और कैसे पता चलेगा कि हमें कोप्लेनर का बात किया जा रहा है या कोलिनियर का बात किया जा रहा है, अगर दो वेक्टर देता है, अगर दो वेक्टर देता है तो इट विल बी अबाउट आइदर कोलिनियर, मतलब इट विल बी ओनली अबाउट कोलिनियर. ठीक है, लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर देता है तो इट विल बी अबाउट कोप्लेनैरिटी, क्योंकि दो वेक्टर टू, इसमें लिख भी लो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर. ठीक है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, सॉरी, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. मतलब दो वेक्टर जो है वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे.
ठीक है, अगेन वही जो पीस ऑफ पेपर है उसमें क्या करो, दो वेक्टर ड्रॉ कर लो और उसको रोटेट कर दो 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री रोटेट कर दो, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर दो, वो एक अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो दो वेक्टर हमेशा पेपर के प्लेन पेपर के प्लेन में प्लेन के पेपर के प्लेन में रहेंगे। ठीक है, तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, नोट कर लो। तो हमने बात किया है कोप्लेनर का, तो अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। समझ लेते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होगा? A number of vectors are said to be coplanar. A number of vectors are said to be coplanar if their line segment if their line segment if their line segment are parallel to the same plane, are parallel to the same plane. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाता हूं, तो अगेन वही पेपर, उसी से पेपर में क्या करने का है अपने को, इस पेपर में ड्रॉ करने का एज मेनी वेक्टर्स एज पॉसिबल। तो ए वेक्टर हो गया, ठीक है, एक इधर ये डी वेक्टर हो जाएगा, एक इधर ये बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये इधर एक सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिन करो कि जो अपने पास पेपर है, उस पेपर से हमने ए वेक्टर को थोड़ा ऊपर उठा दिया, तो वो जो ए वेक्टर को अगर पैरेलली अगर हमने शिफ्ट किया है ना, तो वो ए वेक्टर जो होगा वो पेपर के पैरेलल है। सेम डी वेक्टर को उठा दिया तो डी वेक्टर भी अगेन पेपर के पैरेलल है। सेम बी वेक्टर को किया तो बी वेक्टर भी पेपर के पैरेलल है, एंड सी वेक्टर किया तो सी वेक्टर भी पेपर के पैरेलल है। ठीक है ना, तो सभी वही चीज बोल रहा है कि इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ देयर लाइन सेगमेंट, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो अपने पास लाइन सेगमेंट है, दिस लाइन सेगमेंट आर पैरेलल, दीज ऑल लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल टू सेम प्लेन। तो सेम प्लेन पेपर के, जो पेपर वाला प्लेन है उसके ये पैरेलल है, सो हम लोग क्या बोल देंगे, दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इसका एक अलग से टेस्ट भी है। कैसे? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि देयर आर ओनली टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिक यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो हम लोग उसमें से एक वेक्टर ले लेते हैं, एन वेक्टर या एन कैप बोल दो, एन कैप जो कि परपेंडिकुलर है किसके, इस प्लेन के। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो अगर एन कैप परपेंडिकुलर है प्लेन के ना, तो क्या होगा कि ए वेक्टर डॉट एन कैप ये जीरो होगा, बी वेक्टर डॉट एन कैप ये भी जीरो होगा, डी वेक्टर डॉट एन कैप ये भी जीरो होगा, और सी वेक्टर डॉट एन कैप ये भी जीरो होगा। तुम लोगों ने इतना तो फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है जिसपे तुम लोगों को पता है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाता है, उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो हो जाता है। तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर अपने पास हमने एक नॉर्मल वेक्टर ले लिया, इस वेक्टर को हम लोग नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं, नॉर्मल टू दी प्लेन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ए बी सी डी चारों वेक्टर अगर इस सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो सभी का डॉट विथ एन कैप विल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इस चीज को नोट कर लो, जो पोजीशन वेक्टर का बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और
थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये मतलब जितना कम से कम कंफ्यूजिंग रहे ये, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। अपने पास हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है। हम लोग अपने पास 3 एक्सिस है, इसको मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस, इसको मैं बोल देता हूं वाई एक्सिस, और ये जो स्क्रीन के बाहर वाले प्लेन में आ रहा है दैट इज स्क्रीन के जो परपेंडिकुलर है वो है जेड एक्सिस, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, अब इधर एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड ड्रॉ हो गया इधर। तो अब देखो, ये जहां पे तीनों एक्सिसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या, ऑब्वियसली हमें पता है इसको ओरिजिन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पास एक इस पॉइंट को बोल दो ए, इस पॉइंट को बोल दो बी, सी, ओ, ठीक है। उसके बाद सी के ऊपर डी ले लेता हूं, इसको ई बोल देता हूं, ई, एफ, जी, ठीक है। तो अब एक एक करके ना, अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सभी का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, कंसीडरिंग कि ए का जो कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा जीरो है, ठीक है। जी का जो पोजीशन वेक्टर इज 0,y,0 है, और इधर सी का जो है इज 0,0,z है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सभी का पोजीशन वेक्टर लिखने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं या नहीं। अगर मैं बी का बात करूं तो बी जो है वो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है। बी अगर एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स यूनिट गए और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जेड यूनिट गए, तो अपने पास बी का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट विल बी एक्स कॉमा 0,z। सिमिलरली डी का अगर बात करता हूं तो डी के लिए क्या आ जाएगा, डी के लिए आ जाएगा 0,y,z, ठीक है, ये आ गया। और एफ के लिए अगर बात करूंगा तो x कॉमा वाई कॉमा 0, और अगर ई के लिए बात करता हूं तो ई का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, ई का पोजीशन वेक्टर विल बी x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो अब देखो, अब ई को लिखने के लिए मैं अलग अलग तरीके से भी लिख सकता था। कैसे, हमारे पास ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर क्या होगा, ओबी वेक्टर का अगर मुझे लिखना है तो ओबी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से अपने पास ओ ए वॉज एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, तो ये ओबी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखा गया। और वही मुझे अगर ओई वेक्टर लिखना है तो ओई वेक्टर क्या हो जाएगा, ओई वेक्टर विल बी ओबी वेक्टर प्लस बीई वेक्टर, और बी वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर जो है वो ओजी के पैरेलल है, तो बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ओजी वेक्टर, ठीक है। तो ओबी वेक्टर क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, और ओजी वेक्टर क्या आ गया, वाई जे कैप। तो अपने पास ओई का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखो तो ई वेक्टर का कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई जेड है, ठीक है, और वेक्टर भी एक्स वाई जेड है। ये चीज ध्यान रखना, जो मैं बोला हूं ना पॉइंट कि ई वेक्टर, ई जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई जेड है और वेक्टर भी एक्स वाई जेड है, बिकॉज जो ई वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखा जा रहा है इज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। इसी वजह से उसका कोऑर्डिनेट एज वेल एज
वेक्टर सेम है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, इसको भी लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई एंड ओई वेक्टर इज सेम बिकॉज ओई वेक्टर इज विथ रिस्पेक्ट टू, बिकॉज, या ऐसा लिखो, बिकॉज पोजीशन वेक्टर ऑफ ई इज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो पॉइंट बोलो या फिर उसका वेक्टर बोलो, दोनों सेम होता है, नोट कर लो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोला है, तो इसको अपने दिमाग में डाल लो। अब देखो, अभी जो एक बात मैंने बोला था, अब हम लोग थोड़ा इस पॉइंट को जो मैंने लास्ट में लिखवाया ना, उसको अब थोड़ा हम लोग ध्यान से सीखते हैं। और यही जो मैं बोला था ना कि समझने का बात है, अगर ये वाला पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गया ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें विजुअलाइज हो जाएगा कि वो पॉइंट का बात कर रहा है या वेक्टर का बात कर रहा है। क्योंकि जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्चुअल में जब वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स वाले, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को, मतलब मैं पिछले 6 7 8 साल से देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बस 2 ही 3 चीज में डाउट आता है। सबसे पहला कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो ये तो मतलब इसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। सेकंड जो आता है ना, वो इसके ऊपर आता है कि सर अभी मैंने इसको वेक्टर लेके सॉल्व किया था तो आंसर आ गया, लेकिन इसको मैं पॉइंट लेके सॉल्व, मतलब इसको भी पॉइंट लेके आंसर दे रखा है। ठीक है, तो एक सेम टाइप के क्वेश्चन में एक समय वेक्टर लेके सॉल्व करता है, तो एक समय पॉइंट लेके सॉल्व कर रहा है। तो कब मुझे मतलब कब मुझे ई जो है उसको ओई वेक्टर की तरह ट्रीट करना है और कब मुझे ई को पॉइंट की तरह ट्रीट करना है, इसको हमें क्लियर करना होगा अपने दिमाग में। तो अगर हम लोग ये क्लियर कर लिए तो हमारा जो वेक्टर का टॉपिक है वो एकदम डन हो जाता है। तो कैसे करते हैं वो देख लो। अपने पास ये ओ है, ठीक है, ये इधर इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो, ठीक है ना। तो देखो, ओ जो है वो ए के रिस्पेक्ट में ए वेक्टर है और बी जो है वो ओ के रिस्पेक्ट में बी वेक्टर है। मतलब बेसिकली ए और बी जो है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर मैं जब बोल रहा हूं ना, तो ध्यान से सुनो, पोजीशन वेक्टर से बोल रहा हूं, लेकिन बहुत जगहों पे होगा ना ऐसा लिखा हुआ। अभी जैसे अभी मैं बोलता हूं ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो अभी देखो, अभी बी के लिए अगर ओरिजिन से रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो जब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोला जा रहा है, इसका मतलब हम लोग जो बी का बात कर रहे हैं वो बी क्या है, वो बी एज अ कोऑर्डिनेट भी ट्रीट कर सकते हो और एज अ वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज उसको लिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं है। तो अब हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ये जो ए बी वेक्टर है ना, अब ये सिर्फ एज अ वेक्टर ट्रीट होगा, ठीक है, नॉट एज अ पॉइंट। बिकॉज अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो देखो इस वेक्टर को मैं उठा के इधर ले आया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता ना, इसका कोऑर्डिनेट मतलब मान लो अगर ये 2i कैप प्लस 3j कैप दे रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना 2,3, वो समवेयर इधर लाई कर रहा होगा, ना कि ये। लेकिन दोनों वेक्टर का जो अगर मैं वेक्टर के तरीके से देखूं तो दोनों वेक्टर पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन ए बी वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 नहीं होगा,
2,3 जो कोऑर्डिनेट है वो कोई और ही वेक्टर होगा। बस इस चीज को तुम दिमाग में डाल लो कि अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, ठीक है, तो पॉइंट और वेक्टर सेम होगा। मतलब बी का अगर देखा जाए तो पॉइंट बी वेक्टर है, और वेक्टर की तरह देखा जाए तो ओबी वेक्टर भी बी वेक्टर है। सेम ए के लिए भी बात करेंगे, लेकिन जब ए बी का बात कर दिए हम लोग, तो अब सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का बात होगा, पॉइंट का बात नहीं होगा। बिकॉज पॉइंट जो हम लोग लेते हैं, कोऑर्डिनेट जो हम लोग लेते हैं, वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू, नेक्स्ट हेडिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सब में तो तुम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो और अच्छे से जानते भी हो। तो अपने पास है एक ए वेक्टर, ठीक है, और अपने पास है एक बी वेक्टर, और ये ओरिजिन है। इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स को हमने ज्वाइन कर दिया, दोनों के पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। एक तीसरा वेक्टर आया सी वेक्टर, जो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को कैसे डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अपने पास सी वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएगा m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। और इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन सी वेक्टर क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। और इन केस ऑफ मिड पॉइंट, इफ C vector is midpoint, then C vector equals to A vector plus B vector upon 2। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है। तो देखो अब क्या है ना कि अब हम लोग एक ऐसे फेज में चल रहे हैं जहां पे जेई मेंस ऑलमोस्ट आ गया है अपने पास, ठीक है। 2 महीने में हम लोग जेई मेंस दे रहे होंगे, पहला अपना जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट मोस्ट प्रोबेबली दे रहे होंगे, ठीक है। तो अभी कोई श्योरिटी भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बट हम लोग तो यही मान के चलेंगे ना कि जनवरी में अपना जेई मेंस हो जाएगा। तो अगर उसको देखते हुए अब अगर और हम लोग चैप्टर को देखते हुए एक बार अगर हमने स्ट्रेट लाइन पूरा रिवाइज कर लिया ना, तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल ये दो चैप्टर अगर हमने रिवाइज कर लिया ना, तो मेरे लिए भी पढ़ाना आसान हो जाएगा और तुम लोगों के लिए भी पढ़ना आसान हो जाएगा। तो तुम लोग एज अ होमवर्क रख लो टू रिवाइज इंटायर स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, क्योंकि देख सकते हो कि स्ट्रेट अभी अपने पास सेक्शन फॉर्मूला आ गया, अभी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड आ गया, और आगे भी देखोगे ना तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन और सर्कल के कंसेप्ट जो है वो आने वाले हैं। तो इसी वजह से एक बार अगर तुम लोग स्ट्रेट लाइन और सर्कल जो रिवाइज कर लोगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, मुझे भी और तुम लोगों को भी। मुझे पढ़ाने में हेल्प मिलेगा और तुम लोगों को पढ़ने में और समझने में हेल्प मिलेगा। तो इस चीज को नोट कर लो एज अ होमवर्क कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले रिवाइज कर ले, ठीक है। तो अपने पास ये ए वेक्टर हो गया, बी को बी वेक्टर बोल दो और सी को सी वेक्टर बोल दो, ठीक है। और सेंट्रोइड जो कैपिटल जी है इसको स्मॉल जी वेक्टर बोल दो। तो जी वेक्टर क्या हो जाएगा, जी वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, नोट कर लो। तो अब देखो बात ये होगा कि अगर तुम ये सब चीज रिवाइज करोगे और तुम्हें जब फॉर्मूलाज दिखेगा वहां पे, ठीक है, तो थोड़ा तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होगा कि अच्छा हाँ ये चीज मैंने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है, तो जब यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो तुम्हें याद होंगी वो चीजें, ठीक है, और तुम लोग रिकॉल कर पाओगे, एक एक चीज रिकॉल कर पाओगे।
नेक्स्ट, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड आ गया है तो अभी सी बात है, अब इन सेंटर भी आएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर में क्या हो जाएगा, इसको अपने पास ए वेक्टर बोल दो, इसको अपने पास बी वेक्टर बोल दो। अच्छा, ए बी ना बोल के ना दूसरा कुछ बोलते हैं, बिकॉज अभी गड़बड़ हो जाएगा अपने पास। अभी देखो, इसको अल्फा वेक्टर बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, और इसको वेक्टर बोल देते हैं, सी को गामा वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, बिकॉज ए के ऑपोजिट वाले साइड लेंथ ए हो गया, बी के ऑपोजिट वाला साइड लेंथ बी हो जाएगा, और सी के ऑपोजिट वाला साइड लेंथ सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास बीसी वेक्टर जो है, बीसी वेक्टर ये लेंथ है किसका, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए है। ठीक है, तो यानी कि एक चीज ध्यान देना कि बीसी वेक्टर मतलब गामा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर ना, इसका मैग्नीट्यूड इज ए, बिकॉज बिकॉज अपने पास कहीं यहां पे ओरिजिन होगा, तो ये बी जो है, ये बी जो पॉइंट है और ये जो सी जो पॉइंट है, ये लेंथ हो गया। देखो ये लेंथ हो जा रहा है, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। अभी ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, अभी ये कुछ ऐसा हो जा रहा है। तो हमें जो बीसी बीसी जो लेंथ चाहिए, तो बीसी वेक्टर बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक सी पॉइंट का विथ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये पूरा लाइन सेगमेंट आ गया बीसी वाला, उसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तब जाके हमें क्या मिलेगा, लेंथ, साइड लेंथ अपोजिट टू ए वर्टेक्स ए। ठीक है, सिमिलरली अपने पास बी आ जाएगा, और सिमिलरली अपने पास सी आ जाएगा। तो इन सेंटर जो आई होता है, आई विल बी इक्वल टू ए टाइम्स अल्फा वेक्टर प्लस बी टाइम्स बीटा वेक्टर प्लस सी टाइम्स गामा वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, वेयर a comma b comma c are side lengths opposite to vertices a b and c respectively। नोट कर लो इसको। और अगेन ये सब जो फॉर्मूलाज वगैरह है, ये सब हमने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट में पढ़ रखा है। वही एक्स सेंटर का अगर बात किया जाएगा, तो एक्स सेंटर का अगर बात किया जाएगा, तो I1 मतलब अपोजिट टू वर्टेक्स ए, ये हो जाएगा माइनस ए अल्फा वेक्टर प्लस बी बीटा वेक्टर प्लस सी गामा वेक्टर अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जिस भी वर्टेक्स के ऑपोजिट हमें लेना है, उसके ऑपोजिट वाले साइड लेंथ का माइनस कर देना बस। जैसे बी के ऑपोजिट करेंगे तो बी की जगह माइनस बी, और सी के ऑपोजिट वाला लेंगे तो सी की जगह माइनस सी। ये एक्स सेंटर के लिए हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर वगैरह का कभी भी हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। सरकम सेंटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे tan साइन 2a अल्फा वेक्टर प्लस साइन 2b बीटा वेक्टर प्लस साइन 2c गामा वेक्टर डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, और वही अपने पास लास्ट जो ऑर्थो सेंटर है, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H, ये हो जाएगा tan A
अल्फा वेक्टर प्लस tan b बीटा वेक्टर tan b बीटा वेक्टर प्लस tan c गामा वेक्टर अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट हेडिंग, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स विथ वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स विथ वेक्टर्स। सबसे पहला ट्रेपीजियम। सबसे पहला ट्रेपीजियम हो जाएगा। ट्रेपीजियम के लिए देखो, अपने पास हमारे पास दो एक्सिस हमने ले लिया और उसका एक वर्टेक्स जो है वो ये ओरिजिन पे डाल दिया और दूसरा इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है ये देखो। हमारे पास गिवन है ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इसका A वेक्टर गिवन है और इसका ये C वेक्टर गिवन है। हमें B का जो है, हमें सारे साइड का या B का पोजीशन वेक्टर बताना है कि B का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा सबसे पहला। और दूसरा जो हमें बताना है वो है कि अगर E is the midpoint of OC and F is the midpoint of AB तो OF EF वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज हमें बताना है कि B क्या होगा, E क्या होगा, F क्या होगा। B क्या होगा पहला, दूसरा E कॉमा F क्या होगा और थर्ड EF वेक्टर क्या होगा। गिवन दैट कि E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ E and F are midpoints of OC and AB respectively। एक बार अटेम्प्ट कर लो, थोड़ा सोच के देखो क्योंकि सारा कंसेप्ट बताया हुआ है। देखो आता है कि नहीं आता है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पास यहां पे अपने पास क्या करना है, अपने पास जो देखना है वो है OA वेक्टर जो कि A वेक्टर गिवन है। ठीक है, देखो कंसेप्ट कैसे, जो जो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा ना जो मैंने अभी तक नहीं समझाया है, हर एक चीज समझा रखा हूं, बस सिर्फ तुम लोगों के दिमाग में वो सब पॉइंट आई थिंक नहीं आया होगा। ठीक है, कैसे ये देखो, ओ ए वेक्टर ए वेक्टर हो गया। ठीक है, मुझे ई का पॉइंट निकालना है, एफ का भी पॉइंट निकालना है और ई एफ वेक्टर निकालना है और बी का भी पॉइंट निकालना है कि बी का पॉइंट क्या आएगा। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर हो गया और ओ सी वेक्टर जो है ये सी वेक्टर हो गया। अब मुझे बी के पॉइंट चाहिए और बी सी वेक्टर भी निकालना होगा। तो देखो ओ ए वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, ओ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर। ठीक है, बिकॉज ट्रेपीजियम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। तो यहां से मैं बीसी वेक्टर को लिख सकता हूं, बीसी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, मतलब बीसी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स, बीसी वेक्टर गलत लिख रहा हूं, सीबी वेक्टर लिखना चाहिए बिकॉज ओए है ना इस डायरेक्शन में, तो सीबी लिखना चाहिए मुझे, सीबी वेक्टर। ठीक है, तो इधर भी सीबी वेक्टर हो जाएगा। अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में लैम्डा नेगेटिव आ जाता। ठीक है, बट एक प्रॉपर वे में लिखेंगे तो सही रहेगा। सीबी वेक्टर अपने पास क्या आ गया, सीबी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। और अब मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो देखो ओसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओबी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ओसी वेक्टर तो सी वेक्टर हो गया, सीबी वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर हो गया, तो ओबी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा एंड दैट इज सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या आ गया, बी वेक्टर इज
सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ये आ गया। अब देखो ये पहला पॉइंट हो गया प्रूफ, मतलब पहला पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का। तो ई अगर मिड पॉइंट है ओसी का, तो ई तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा अपने पास, ओ ई वेक्टर विल बी इक्वल टू सी बाई टू, सी वेक्टर बाई टू। ठीक है, मतलब ई का पॉइंट बोलो ओ के रिस्पेक्ट में बात करें तो बेसिकली ई का ही बात कर रहे हैं। अब देखो, अब एफ निकालने से पहले ना मुझे थर्ड का ई एफ वेक्टर लिखना पड़ेगा। अगेन ई एफ वेक्टर जो हो जाएगा दैट विल बी बीटा टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि लैम्डा हमने ऑलरेडी बीसी के लिए यूज कर लिया है, तो ये बीटा टाइम्स ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ई एफ आ गया और ओ ई आ गया, तो अपने पास एफ जो है, एफ का क्या आ जाएगा, ओ एफ वेक्टर विल बी ओ ई दैट इज सी वेक्टर बाई टू प्लस बीटा ए वेक्टर। या फिर या फिर हम लोग देखो, या फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हमें बी का कोऑर्डिनेट, बी का वेक्टर पता चल गया है कि बी का क्या वेक्टर है। ठीक है, और ए का भी वेक्टर पता चल गया है, तो हम लोग बहुत ही आराम से एफ को लिख सकते हैं, ओ एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ओ एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, बिकॉज ए और बी का मिड पॉइंट है ना, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई टू। तो यहां से क्या आ जाएगा, सी वेक्टर बाई टू प्लस लैम्डा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ए वेक्टर। अब जैसे ओ एफ वेक्टर आ गया, तो हम लोग ई एफ लिख सकते हैं कि ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ वेक्टर विल बी, ई एफ वेक्टर विल बी क्या हो जाएगा, ओ एफ माइनस ओ ई। तो ओ एफ क्या हो गया, ओ एफ इज सी बाई टू प्लस लैम्डा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ए वेक्टर, और ओ ई क्या हो जाएगा, सी वेक्टर बाई टू। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास ई एफ वेक्टर क्या आ गया, लैम्डा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ए वेक्टर, एंड दैट इज बीटा। जो ये मैं बीटा का बात कर रहा हूं, बीटा इज बेसिकली लैम्डा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। नोट कर लो इसको। तो इसमें एक भी चीज ऐसा मैंने नहीं बताया है जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो देख लो कि किस तरीके से हमें इन चीजों को यूटिलाइजेशन में, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर में जो हमें पढ़ना है दैट इज टेट्राहेड्रॉन। तो हेडिंग डाल लो, टेट्राहेड्रॉन। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि पूरा क्लियरिटी हो जाए डेफिनेशन से ही। तो इट इज अ पिरामिड, इट इज अ पिरामिड विथ triangular base, it is a pyramid with triangular base। एक सेकेंड, it is a pyramid with triangular base, a line joining the vertices, line joining the vertices of a tetrahedron, line joining the vertices of a tetrahedron to the center of, to the center of opposite faces are concurrent। ठीक है, and the point of concurrency, and the point of
concurrency is called as centroid of tetrahedron। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और इस चीज को अंडरलाइन कर लेना। तो दो चीजें अंडरलाइन करने के लिए, एक ये है कि टेट्राहेड्रॉन इज अ पिरामिड विथ ट्रायंगुलर बेस। टेट्राहेड्रॉन एक पिरामिड है विथ ट्रायंगुलर बेस। ठीक है, तो अपने पास कुछ इस तरीके का रहेगा। अब इधर क्या होगा कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और इस पॉइंट को बोल देते हैं डी वेक्टर। 4 वर्टेक्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लाइन ज्वाइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन टू द ऑपोजिट फेस, टू द सेंटर ऑफ द ऑपोजिट फेस। सेंटर ऑफ द ऑपोजिट फेस क्या होता है, सेंटर ऑफ द ऑपोजिट फेस हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ए के लिए सेंटर ऑफ द ऑपोजिट फेस क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। ठीक है, बी के लिए क्या हो जाएगा एसीडी, और डी के लिए नहीं, सी के लिए क्या हो जाएगा एबीडी। तो सभी का सेंट्रॉइड जो है, तो अगर मैं जैसे ए और डी और इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, सिमिलरली ए से एक लाइन लूंगा और उसको बीसीडी वाले फेस से ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो सभी जो लाइन होंगे ना वो कॉन्करेंट होते हैं एक पॉइंट से। कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास करेंगे, एंड दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल जी। और कैपिटल जी कौन होगा, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो अब यहां पे इसको मैं स्मॉल जी बोल देता हूं फिलहाल के लिए, स्मॉल जी1 बोल देता हूं। ठीक है, बिकॉज अपने पास चार फेस है, तो हर फेस का एक एक सेंट्रॉइड आएगा। तो G1 तो हमें पता ही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो G1 जो है, G1 वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और जो ये कैपिटल जी जो होता है, तो डी कैपिटल जी इज टू G1 इज 3:1। ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो 3:1 का होता है। एंड कैपिटल जी का जो कोऑर्डिनेट्स आ जाता है, ये आ जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4। ये होता है सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। नोट, एक पॉइंट है, इसको लिखेंगे। एक पॉइंट है, इसको लिखेंगे। इन अ टेट्राहेड्रॉन, straight line joining the midpoint, of each pair of opposite edges, joining the midpoint of each pair of opposite edges are also concurrent at the center of tetrahedron। ठीक है, मतलब इन अ टेट्राहेड्रॉन, किसी भी टेट्राहेड्रॉन में अगर एक हम लोग स्ट्रेट लाइंस लेते हैं जो कि ज्वाइन कर रहा है हर एक पे ऑपोजिट एजेस का पेयर को, तो वो हम लोग देखेंगे कि द लाइंस आर कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट कहां पर हो रहे हैं, कैपिटल जी पे, मतलब सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन पे। तो ऑपोजिट एजेस कैसा हो जाएगा, देखो ए का ऑपोजिट एज जो होगा, ए बी का ऑपोजिट एज जो होगा, ए बी का ऑपोजिट एज विल बी सी डी। कैसे पता चलेगा, तो देखो ए बी के साथ डी जुड़ा हुआ है, ए डी जुड़ा हुआ है, ए सी जुड़ा हुआ है, और बी के साथ बी सी है और बी डी है, तो बचा कौन सा, सी डी।
ठीक है, तो ए बी के जो ऑपोजिट एज होगा वो सी डी होगा, बीसी का ऑपोजिट एज कौन सा होगा, एडी होगा, और सभी का मिड पॉइंट चेक करोगे, ठीक है ना, सभी के मिड पॉइंट मतलब बीसी का मिड पॉइंट लो और इसके ऑपोजिट वाला एज एडी, इन दोनों का मिड पॉइंट लो और ज्वाइन करो, ठीक है, फिर ए बी का मिड पॉइंट लो और सी डी का मिड पॉइंट लो और इनको ज्वाइन करो, तो यू विल सी कि ये जो सारे मिड पॉइंट्स है आर पासिंग, सारे लाइंस जो है ज्वाइन कर रहे हैं मिड पॉइंट को, आर पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और ये हम लोग देख सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे और इसको हम लोग देख भी सकते हैं आराम से, ठीक है, ए बी सी डी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, इसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, इसको x बोल दो और इसको y बोल दो, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, तो मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, मिड पॉइंट निकालोगे तो यू विल सी कि वो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाय 4, और वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एडी का मिड पॉइंट ले लेंगे P और बीसी का मिड पॉइंट ले लेंगे Q, और अगेन दोनों का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, PQ बन जाएगा, और PQ का मिड पॉइंट लेंगे तो देखेंगे कि वो कहां पे, वो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन पे लाई कर रहा है। टिपिकल फिगर जो हमें पढ़ना है दैट इज, ये लास्ट है, आज के लिए लास्ट टॉपिक भी है ये, दैट इज पैरेललोपाइप्ड। तो पैरेललोपाइप्ड के बारे में अगेन पहले डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं एंड देन फिर एक एक करके इसमें भी डिटेल्स देखेंगे। तो दिस इज अ प्रिज्म whose base is a parallelogram. This is a prism whose base is parallelogram. उसके बाद four diagonals of any parallelopiped, four diagonals of any parallelopiped and line joining midpoint of each pair, line joining midpoint of each pair of opposite edges are concurrent, and are bisected at the point of concurrency, and are bisected at the point of concurrency. This point is called as center of parallelopiped. This point is called as center of parallelopiped. तो ये दोनों नोट कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों पहले नोट कर लो, फिर इस पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम वगैरह देखते हैं। देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं पैरेललोपाइप का। पैरेललोपाइप में सारे जो बेस रहेंगे वो पैरेलल, जितने भी फेसेस रहेंगे और बेस जो इसका रहेगा, इसका बेस भी पैरेलल रहेगा, ठीक है।
तो अपने पास कुछ इस तरीके का रहेगा। एक सेकंड, इसको मैं दोबारा बनाता हूं। ये एक इस तरीके का हो गया, ठीक है। ये एक पैरेललो पाइप्ड हो जाएगा, जिसके सारे फेसेस जो रहेंगे वो पैरेलल है। इसको ए को ए वेक्टर बोल देता हूं। इसके तीन एडजेसेंट साइड इसके तीन एडजेसेंट साइड को बोल देता हूं, ये ए वेक्टर हो गया। उसके बाद फिर ये ए, और क्या, एक सेकंड रुक जाओ, लेट्स टेक दिस एज ओरिजिन, ठीक है, 0,0,0। और ओरिजिन से तीन एडजेसेंट एजेस को हम लोग ले लेते हैं। इसको इसको ए वेक्टर बोल दिया जाए, इसको बी वेक्टर बोल दिया जाए, वर्टेक्स बी है, बी वेक्टर बोल दिया जाए। और इसको वर्टेक्स सी है, इसको सी वेक्टर बोल दिया जाए। तीन अपने पास कॉन्करेंट एजेस का हमें मिल गया है, ठीक है। तो अपने पास ए बी सी इधर आ गया, तो इधर हम लोग ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं पी, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा पी क्यू आर, और इसके ऑपोजिट वाले को एस बोल देते हैं, ठीक है। रैंडमली मैंने नाम दे दिया है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब एक एक करके मुझे सभी पी क्यू आर और एस का इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आएगा। देखो, अब एक एक करके सारे फेसेस का बात करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ रखा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अगर मैंने पैरेललोग्राम ले लिया ओ ए आर सी, ठीक है, ओ ए आर सी, तो ओ आर वेक्टर जो है, ओ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ आर जिसको मैं ओ आर वेक्टर जो है इसको मैं बोलूंगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सिमिलरली अगर मैंने ओ बी एस सी वाला पैरेललोग्राम देखा, तो उसमें अगर मैं ओ एस वेक्टर का बात करता हूं, तो ओ एस वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ एस वेक्टर विल बी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। एंड सिमिलरली अगर मैं ओ ए पी बी वाला पैरेललोग्राम देखता हूं, तो उसमें अगर मैं ओपी वेक्टर लिखता हूं, तो ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एंड फाइनली अगर मुझे ओ क्यू वेक्टर लिखना है, ओ क्यू वेक्टर, ठीक है, तो ओ क्यू वेक्टर जो है, ओ क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा अपने पास ए वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर को हम लोग कैसे लिख लेंगे, ओपी वेक्टर, ओ क्यू विल बी ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ठीक है। और पी क्यू जो है वो ओसी के पैरेलल है, तो ओसी और इक्वल भी है, तो ओपी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अपने पास आर आ गया ए प्लस सी, ठीक है, एस आ जाएगा बी प्लस सी, पी आ गया ए प्लस बी, और क्यू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये पैरेललोपाइप्ड के सारे वर्टाइसेस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड विल बी सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू। कोई सा भी बॉडी डायगोनल ले लो, ठीक है, कोई सा भी बॉडी डायगोनल, जैसे कि ओ क्यू हो गया एक बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल ए एस हो जाएगा, एक बॉडी डायगोनल बी आर हो जाएगा, और एक बॉडी डायगोनल पी क्यू हो जाएगा। नहीं, ओ क्यू, उसके बाद पी के ऑपोजिट कौन सा है, पीसी, ओ क्यू पीसी ए एस और बी आर, इन सभी में से किसी का भी ले लो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ सभी का, किसी का भी मिड पॉइंट ले लो, तो यू विल बी गेटिंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड, नोट कर लो।
नोट हो जाए तो बताओ। और हाँ, यहां पे a,0,0 नहीं लिखेंगे, बिकॉज ए वेक्टर कैन बी एनीथिंग। ए वेक्टर एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस नहीं है, ये ध्यान रखना है। A vector is not x axis, B vector is not on y axis and C vector is not on z axis। बिकॉज अगर मैं ड्रॉ करूं इसका बेस, अगर एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करता हूं इसका बेस, तो कंसीडर दिस एज एक्स वाई प्लेन, तो ये कुछ यूं हो सकता है, कुछ ऐसा, ठीक है। या फिर थोड़ा और टिल्ट करके अगर बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है। सो डोंट कंसीडर कि ये जो ए है वो ए वेक्टर एक्स का एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अगर एक्सिस में क्यूब रहता तो वो क्यूब अगर रहता ना, एक हाँ ये भी चीज ध्यान रखना, अगर ये क्यूब होता ना, तो क्यूब होता तो मैं बोल देता कि एक एक्स एक्सिस पे ले लो, एक वाई एक्सिस पे ले लो और एक जेड एक्सिस पे ले लो। बट सिंस कि ये क्यूब नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब नहीं है तो उस सिमेट्रिकल नहीं रहेगा ये अबाउट एक्सिस। ठीक है, तो अभी तो ये हमने लिया था, ये हमने जो भी किया, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान रखना, ये हमने जितना भी काम किया ना, यहाँ पे साइड लेंथ वगैरह जो हम लोग ले रहे हैं, ये ए वेक्टर, ये जो साइड लेंथ है ओ ए इज ए वेक्टर, ये तब है जब अपने पास वही अगेन कि पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट इस केस में सेम है, क्यों, क्योंकि रेफरेंस इज ओरिजिन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अभी मैं बात करता हूं एक ऐसे पैरेललोपाइप्ड का, मान के चलना यार कि सब कुछ वो पैरेलल है, टिल्टेड है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो टिल्टेड वाले में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का है और अपने पास ऐसा बोल देते हैं कि ए बी सी डी, गड़बड़ हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। और इधर इधर ई एफ जी एच ऐसा बोल दो, ठीक है ना, इस तरीके से बोल दो। और अब हमें, अब क्या है कि अब जो है, अब इसका ए वेक्टर गिवन है, इसका बी वेक्टर गिवन है, ठीक है, और इसका सी वेक्टर गिवन है, और लेट्स से कि इसका ई वेक्टर गिवन है। अब यहां से तीन, एक इधर गिवन है, एक इधर गिवन है, एक इधर गिवन है, ठीक है। अब अगर मुझे सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड बोला जाएगा ना लिखने, तो मैं डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 2 इसलिए नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज अभी जो ओरिजिन होगा ना वो कहीं इधर है, ठीक है। अभी जो ओरिजिन होगा वो कहीं इधर है। तो अब जो है ना, अब ए वेक्टर इज दिस वाला वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, ये वेक्टर सी वेक्टर है, ठीक है। और यहां पे जो ए बी सी आ रहा था, यहां पे जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आ रहा था, दोज वेयर एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड, दोज वेयर एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो इसीलिए ध्यान रखना, इस केस में ए वेक्टर इज नॉट द एज ऑफ पैरेललोपाइप्ड, मतलब साइड नहीं है ए वेक्टर, ए वेक्टर ये वाला वेक्टर हो गया, ठीक है। बी वेक्टर अपने पास ये वाला वेक्टर हो गया एंड सी वेक्टर ये वाला वेक्टर हो गया, ठीक है। दोज आर नॉट द एजेस, एजेस अब हमें निकालना पड़ेगा किसी एक के रेफरेंस में। तो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ जो कनेक्टेड है वो ए से कनेक्टेड है, तो हम लोग किसका रेफरेंस यूज करेंगे, ए का रेफरेंस यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर विल बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर एडी वेक्टर, एडी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और फिर हम लोग लिखेंगे ए ई वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और अब जो है ना, अब हमें एजेस मिल गए हैं किसके, अब हमें एजेस मिल गए हैं पैरेललोपाइप्ड के। तो अब अगर मुझे लेट्स से कि सेंटर इज पी, तो अगर मुझे एपी वेक्टर लिखना है, तो एपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी एपी वेक्टर।